नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोलीबारी की घटना से अमेरिका हिल गया है। हालांकि ट्रंप को इससे राजनीतिक लाभ होता दिखाई दे रहा है। पहली बात तो यह हुई कि वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। दूसरी तरफ उनको सहानुभूति का लाभ भी मिल सकता है, लेकिन अमेरिका के लिए उसकी गन कल्चर ही अब गले की फांस बन गई है। वैसे तो अमेरिकी सियासत में गन कल्चर पर खूब बात होती है, लेकिन होता कुछ नहीं। ट्रंप पर हुए हमले ने गन कल्चर के मुद्दे को फिर से गरमा दिया है। जिस तरह वहां बात बात पर गोलियां चल जाती हैं, उसके बाद लोग यही कह रहे हैं कि जब बोया पेड़ बंदूक का तो शांति कहां से होए। अपनी सुरक्षा के तामझाम से दुनिया को चौंकाने वाला अमेरिका तब खुद चौंक गया जब उसके एक पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चल गई। बस 1 इंच भी गोली बाईं तरफ से निकली होती तो ट्रंप की खोपड़ी ही उड़ गई होती। इस घटना के बाद अमेरिका में सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी चर्चा इस बात की हो रही है कि बंदूक की संस्कृति का क्या किया जाए। राष्ट्रपति बाइडेन भले कह रहे हो कि अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन ये तो उनको भी पता है कि जहां बंदूक रहेगी वहां हिंसा जरूर होगी। There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. And I want to thank the Secret Service and all the agencies, including the state agencies, that have been engaged. उधर गोली चली और इधर ट्रंप रातों रात अमेरिकी राजनीति के सबसे बड़े बाहुबली बन गए। For you to be our nominee for the 47th President of the United States of America. सोमवार को देर रात तक रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया। विस्कॉन्सिन के मिल्वॉकी शहर में हुए पार्टी कन्वेंशन में ट्रंप को डेलीगेट्स के 2387 वोट मिले, जबकि उम्मीदवार चुने जाने के लिए उन्हें 1215 वोटों की ही दरकार थी। गोली लगने के बाद ये पहला मौका था जब ट्रंप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नजर आए। जिस कान को छूकर गोली गुजरी थी, उस पर पट्टी बंधी हुई थी। समर्थकों ने ट्रंप को देखा तो जोश में भर गए। लड़ने के लिए नारे दिए जाने लगे। कुछ समर्थकों की आंखें गीली हो गईं, लेकिन ट्रंप ने खुद पर लगी गोली का जिक्र तक नहीं किया। एक नेता के रूप में ट्रंप को पता था कि उनके कान पर बंधी पट्टी उनकी जुबान से ज्यादा बेहतर उस गोली कांड को बयां कर रही थी। लेकिन सवाल ट्रंप के राजनीतिक फायदे से ज्यादा उस बंदूक वाली संस्कृति को लेकर है जो अमेरिका को परेशान कर रहा है। देखने में तो गन की इजीली अवेलेबिलिटी ही जो है वहाँ पर एक रीज़न बनती है, क्योंकि ग्रीवांसेस तो हर सोसाइटी में है, हमारी भी है, दुनिया के और लोगों में है, जो कि डेवलप कंट्रीज में 20 कंट्री में जो है थोड़ा सा लिबरल गन कल्चर है, लेकिन उस तरीके का शूटिंग नहीं होती है, उस तरीके की होमिसाइड नहीं होती है। क्या इसका रीज़न है कि सोसाइटी में वहाँ इतना एक दूसरे के प्रति ग्रीवांस नहीं है। अमेरिकन सोसाइटी में एक दूसरे के प्रति ग्रीवांस बहुत है। काले गोरे का डिवीज़न है, हिस्पैनिक और अमेरिकन का डिवीज़न है, और ख़ासकर जो वहाँ की लाइफ है वो यूथ को जो है बिल्कुल जो है फ्रस्ट्रेट कर दे रही है। वो उस तरीके की लेवल कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ भी हो रहा है। लार्जर पब्लिक जो है वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, इसलिए वो मास में जाके शूटिंग करते हैं। अमेरिका में बंदूक की संस्कृति जितनी खतरनाक है, उतना ही उसको संरक्षण बंदूक की राजनीति से मिलती है। इस पर बात करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि कैसे अमेरिका में तमाम राष्ट्रपतियों और बड़े नेताओं की जिंदगी बंदूक की भेंट चढ़ गई। अब्राहम लिंकन से लेकर जॉन एफ कैनेडी तक अमेरिका के कई दिग्गज राष्ट्रपतियों की मौत गोली से हुई। दूसरी तरफ आम लोगों पर बंदूकों का जानलेवा साया कैसे मंडराता रहता है, उसकी खौफनाक झलक कभी स्कूलों में शूटिंग से दिखती है तो कभी मॉल में। कहीं भी कोई सरफिरा एक बंदूक लेकर आता है और मासूमों को मौत के मुंह में झोंक जाता है। इसलिए अमेरिका को अब लगने लगा है कि कहीं ये घरेलू आतंकवाद का नया रूप तो नहीं है। We are investigating this as an assassination attempt, but also
looking at it as a potential domestic terrorism act. So our counterterrorism division and our criminal divisions are working jointly together to determine the motive in this case. वहीं अमेरिका में आम आदमी कैसे बंदूक की संस्कृति से त्रस्त है, उसको आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। 2020 में अमेरिका में मास शूटिंग की 647 घटनाएं दर्ज की गईं। इन मास शूटिंग में करीब 45,000 लोग मारे गए। आलम यह है कि अमेरिका में हर महीने मास फायरिंग की 53 घटनाएं होती हैं, यानी हर रोज करीब करीब 2 घटनाएं होती ही हैं। गन वायलेंस आर्काइव के अनुसार 2018 में अमेरिका में 355 सामूहिक गोलीबारी दर्ज की गई। इसके बाद 2019 में 414 घटनाएं हुई। 2020 में अमेरिका में 610 सामूहिक गोलीबारी की घटनाएं हुई। इसके बाद 2021 में 689 और 2022 में 645 घटनाएं हुई। ऐसा इसलिए हो रहा है कि गन से त्रस्त तो हर कोई है, फिर भी अमेरिका के हर घर को बंदूक चाहिए। जब जिंदगी बचाने के लिए रखी जाने वाली बंदूकें लोगों की जान की आफत बन गईं, तो इनके खिलाफ कानून बनाने की भी बात आई, लेकिन सब कुछ धरा रह गया। हाँ, अमेरिका के घर घर में बंदूकें जरूर मिल जाएंगी। द ट्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1899 से अब तक यानी 125 सालों में अमेरिका में 49 करोड़ से ज्यादा बंदूकें बेची गईं। इनमें से करीब 40 करोड़ बंदूकें आज भी सर्कुलेशन में हैं, यानी लोगों के पास हैं। अमेरिका की आबादी करीब 34 करोड़ है, यानी जितनी आबादी नहीं उससे कई ज्यादा तो अपने में बंदूकें ही हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि अमेरिका में पिछले साल 1 करोड़ 67 लाख बंदूकें बेची गई। वहीं इस साल की बात करें तो हर महीने औसतन 14 लाख बंदूकें लोगों तक पहुंची हैं। अमेरिका की वस्ती अभी भी कम है। ऐसे देखो तो भारत की वस्ती है उससे 25%, 1/4 है, और देश 2.5 times बिगर। तो इसीलिए इन लोगों के पास गन थी अपने प्रोटेक्शन के लिए। तब अमेरिका के संविधान में 2nd अमेंडमेंट, दूसरा अमेंडमेंट किया। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में लिखा है कि कोई भी सरकार प्रजा को अपने आप शस्त्र रखने के लिए रोक नहीं सकती है। अगर आप बोलेंगे हाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दो, उसमें क्या बड़ी बात है। अब अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में अमेंडमेंट करने के लिए बहुत कड़ा है। अमेरिकी क्रांति के बाद वहां सबसे बड़ा सवाल यही उठा था कि नागरिकों की सुरक्षा कैसे हो। इसके लिए 1791 में सबको हथियार रखने का अधिकार मिला। कहा जाता है कि वो सब कुछ गन लॉबी के दबाव में हुआ, जो अपने हथियारों को बेचना चाहते थे। वक्त के साथ अमेरिका में बहुत कुछ बदला। दुनिया के लिए अनजाना सा देश आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, लेकिन हथियार लॉबी का दबदबा नहीं बदला। 333 साल बाद भी बंदूकों से निकलती गोलियां अमेरिकी नागरिकों की जान ले रही है। अमेरिका इससे परेशान है, लेकिन समाधान का कोई उपाय नहीं ढूंढना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अमेरिका में ज्यादातर लोग आत्मरक्षा के नाम पर बंदूकें खरीदते हैं। वहां हर नागरिक को सुरक्षा के लिए हथियार खरीदने रखने का अधिकार है। 333 साल पहले ही यह अधिकार दे दिया गया था, लेकिन तब क्या पता रहा होगा कि हथियारों के ज्वालामुखी पर बैठा अमेरिका मास शूटिंग और हत्यारों की आग में जलने लगेगा। इसके पीछे आर्म्स लॉबी की बड़ी भूमिका है। रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने का दम दिखाते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। इजरायल और हमास के बीच युद्ध को रोकने के लिए अपनी ताकत और चिंता दिखाते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। आतंकवाद के खात्मे की दुहाई देते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। लेकिन अपने देश में ही गन कल्चर को खत्म करने में बाइडेन असमर्थ नजर आते हैं, जबकि इसी बंदूक संस्कृति से
आज अमेरिका में औसतन 100 लोग रोज मारे जा रहे हैं। ट्रंप तो अपने पर चली गोलियों से बचाव के लिए सीक्रेट सर्विस का शुक्राना अदा कर गए, लेकिन आम लोगों के लिए कौन सी सीक्रेट सर्विस है? This evening we had what we're calling an assassination attempt against our former president, Donald Trump. It's still an active crime scene. As I mentioned, we have a number of agents on scene. We also are working closely with other federal agencies, our state partners, and our local police partners as well. जब राष्ट्रपति रह चुके एक शख्स को मारने के लिए 20 साल का एक युवक बंदूक लेकर पहुंच जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका एक संवेदनशील समाज के रूप में किस कदर खत्म होता जा रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इसको अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए जून 2022 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बिल पर दस्तखत भी किए थे। इस विधेयक में बंदूक खरीदारों के रिकॉर्ड चेक करने, हथियार वापस लेने और कई दूसरी सख्ती के प्रावधान थे। लेकिन वो कानून भी कारगर नहीं हो पाया और 2 साल बाद भी हालात नहीं बदले। तो ये कुल मिला के आर्म्स इंडस्ट्री, पॉलिटिकल पार्टीज, हिस्टोरिकल कल्चर्स और वहाँ के जो है काले गोरे के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो है उस तरीके का एक आंकड़े के हिसाब से प्यू ने जो सेंटर किया है, 46% से ज़्यादा गोरों के पास है, सिर्फ 10% जो है एशियन के पास है और 32% और लोगों के पास है और 15 से 20% हिस्पैनिक्स के पास है। तो एक सिक्योरिटी का मसला बहुत ज़्यादा आता है। अगर रूरल और अर्बन में डिवाइड करते हैं तो रूरल के पास 47% गन रूरल के पास है और जबकि अर्बन में जो है वो 20-25% के बीच में है। तो सिक्योरिटी के मसले में गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं जो है फेल होती है, इसलिए लोग जो है अपने हाथ में सिक्योरिटी लेते हैं, अपने प्रोटेक्शन लेते हैं। जिस तरह अब ट्रंप पर चली गोलियों ने अमेरिका को फिर से सोचने के लिए मजबूर किया है, उसी तरह 61 साल पहले अमेरिका को पहली बार बहुत शिद्दत से लगा था कि बंदूकों पर रोक लगाई जाए। 1963 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके 5 साल बाद ही समाज सुधारक मार्टिन लूथर किंग की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद अमेरिका में बंदूकों पर नियंत्रण के लिए गन कंट्रोल एक्ट पास हुआ। उसमें तय हुआ कि कम उम्र के लोगों और आपराधिक बैकग्राउंड वालों को गन देने पर अंकुश लगाया जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसी का नतीजा है कि इस साल जनवरी से अप्रैल तक सिर्फ 4 महीनों में ही अमेरिका में करीब 55 लाख हथियार बिक गए। आखिर 60 साल से चली आ रही कोशिशें क्यों कामयाब नहीं हो पाई? जानकारों के मुताबिक अमेरिका का नेशनल राइफल एसोसिएशन सबसे ताकतवर गन लॉबी है। ये एसोसिएशन कांग्रेस के सदस्यों पर इतना खर्च करता है कि वो मजबूत गन पॉलिसी बना ही नहीं पाते। खुद ट्रंप भी सख्त बंदूक कानून के विरोधी हैं। इसी वजह से अमेरिका में कोई सख्त बंदूक कानून नहीं आ पाया। इसके अलावा दूसरे कई आर्म्स डीलरों की तगड़ी लॉबी है। वहाँ हथियारों का कारोबार कितना तगड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से समझिए कि 2019 में अमेरिकी नागरिकों को 83,000 करोड़ रुपए की बंदूकें बेची गई थी। और उसी का नतीजा है कि बंदूक की संस्कृति को खत्म करना तो दूर, जो थोड़ी बहुत पाबंदियां थी वो भी टूटती चली गई। हाल ही में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में बंदूक लेकर घूमने पर पाबंदी हटा ली गई। कई सरकारों ने गन अमेंडमेंट के लिए, गन रिस्ट्रिक्शन के लिए कई लॉज लाए हैं, लेकिन जब वो कोर्ट में जाता है कि ये तो असंवैधानिक है, नागरिकों को शस्त्र रखने का अधिकार है और वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो सब वहां से चला जाता है। फिर भी ये प्रोसेस इतना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कि वो लोग कर नहीं सके। आता है, शिकागो सिटी लाती है, बॉस्टन सिटी लाती है, न्यूयॉर्क सिटी लाती है और कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट बोलती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक पुरानी कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हुए।
अब अगर अमेरिका बंदूकों की फसल उगाएगा तो वहां शांति के फूल कैसे खिलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अमेरिका में गन कल्चर का दंश केवल आम आदमी को ही नहीं झेलना पड़ा है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली कुर्सी पर बैठे सियासी दिग्गज भी गोलियों का शिकार हुए हैं। अब्राहम लिंकन से लेकर जॉन एफ कैनेडी जैसे चर्चित राष्ट्रपतियों की जान बंदूक की गोलियों ने ले ली। उस कड़ी में ट्रंप पर हमले के बाद इस गन कल्चर पर रोक लगाने की दुहाई अब ज्यादा ही दी जा रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाने वाले मैथ्यू क्रुक्स के हाथों में बंदूक कैसे आई? इस सवाल के उत्तर में अमेरिका की बंदूक संस्कृति आपके सामने खड़ी हो जाती है। मैथ्यू क्रुक्स महज 20 साल का था। उसके पास AR-15 जैसी राइफल का आना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अमेरिका में कैसे हथियार खिलौनों की तरह खरीदे और बेचे जाते हैं। ट्रंप पर हुए हमले के पीछे मकसद क्या था? इसको जानने में अमेरिका की खुफिया एजेंसी फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जुट गई है। इसके लिए हमला करने वाले मैथ्यू क्रुक्स के घर की तलाशी की गई। बेथिल पार्क में मारे गए आरोपी के घर के साथ ही कार की भी तलाशी ली गई। उन दोनों जगहों पर संदिग्ध डिवाइस पाए गए। उन डिवाइस को बम स्क्वाड ने सुरक्षित निकाला। अब FBI की लैब में संदिग्ध डिवाइस की जांच चल रही है। FBI ये जानने की कोशिश कर रही है कि हमलावर उस छत तक कैसे पहुंचा जहां से उसने ट्रंप पर निशाना साधा था। अब तक जांच एजेंसियों को जितनी जानकारी मिली है, उनके मुताबिक मैथ्यू ने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन जांच इस बात पर जारी है कि इस साजिश में कोई और भी तो शामिल नहीं था। सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक जिस राइफल से ट्रंप पर गोली चलाई गई, वो कानूनी तरीके से खरीदी गई थी और उस राइफल को हमलावर के पिता ने खरीदा था। इस पूरे घटना चक्र से आप ये समझ सकते हैं कि साजिश चाहे जितनी गहरी हो, लेकिन उस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बंदूक पाना अमेरिका में बाएं हाथ का खेल है। आम आदमी की पीड़ा को प्रशासन भले नहीं समझ पाता हो, लेकिन जिस गन कल्चर से निकली गोली ट्रंप के कान को छेदते हुए निकल गई, उस गन कल्चर को बढ़ाने में ट्रंप का भी हाथ रहा है। जैसा कि गन पॉलिटिक्स शो करती है कि गन कल्चर जो है वहाँ पर पार्टी लाइन पर भी उतना ही ऑब्वियस है जितना कि अदर इश्यूज़ के लिए है। रिपब्लिकन जो है एक लिबरल गन लॉ के लिए फेवर करता है। वो कहता है कि लाइसेंस नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। गैलप के सर्वे के हिसाब से रिपब्लिकन के ज़्यादा लोग जो हैं चाहते हैं गन का फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए, जबकि डेमोक्रेट इसी के खिलाफ है और ये चाहते हैं कि गन के ऊपर कंट्रोल किया जाए। तो दोनों के पार्टी लाइन के अदर फैक्टर के अलावा भी पार्टी लाइन पर गन कल्चर जो है डिटरमिन हो रहा है। बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी गन कंट्रोल के लिए लॉज लाना चाहती है और लाती भी है, लेकिन क्या होता है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाते हैं। जो रिपब्लिकन है उनका सपोर्ट ज्यादा अमेरिका की स्मॉल सिटीज और विलेजेस वहाँ होता है, और विलेजेस में बस्ती कम होती है, तो वो लोग अपने सुरक्षण के लिए आर्म्स रखना चाहते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपतियों को गोली मार देने की एक खतरनाक प्रवृत्ति रही है। 1865 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या उस वक्त कर दी गई थी जब वो वॉशिंगटन DC में अपनी पत्नी के साथ एक थिएटर में नाटक देख रहे थे। उन्हें जॉन विल्क्स बूथ नाम के शख्स ने गोली मारी थी, जिसे घटना के 12 दिन बाद वर्जीनिया के खलिहान में छुपा हुआ पाया गया। वहां बूथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1881 में 20वें राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड की हत्या हुई। 1901 में 25वें राष्ट्रपति विलियम मैककिनले को न्यूयॉर्क में बेहद करीब से गोली मारी गई जब वो भाषण दे रहे थे। इसमें उनकी मौत हो गई। 1963 में 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई थी। एक तरफ अमेरिका में कई राष्ट्रपतियों की हत्या हुई,
तो कुछ ऐसे भी थे जिन पर गोली तो चली लेकिन वो बाल बाल बच गए। 1933 में 32वें राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट पर गोली चलाई गई, लेकिन रूजवेल्ट बच गए। 1975 में 38वें राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड को 17 दिन के भीतर 2 बार मारने की कोशिश हुई, लेकिन फोर्ड दोनों बार बच गए। 1981 में 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को उस वक्त गोली मारी गई जब वो वॉशिंगटन डीसी में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। 1994 में 16वें राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को भी जान से मारने की कोशिश हुई थी। वहीं 2005 में 43वें राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को हथगोले से मारने की कोशिश हुई। डोनाल्ड ट्रंप उन्हीं खुशनसीबों में से हैं जो मौत को मात देने में कामयाब रहे। ट्रंप राष्ट्रपति रह चुके हैं और अभी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार भी हैं। अमेरिका में ऐसे कई राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी रहे हैं जिनको गोली मारी गई, जिसमें कुछ बच गए और कुछ नहीं बच पाए। 1968 में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वो अपना विजय भाषण देकर लौट रहे थे। लेकिन 1912 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थियोडोर रूजवेल्ट किस्मत के धनी निकले, जिनको गोली लगी लेकिन वो बच गए। उसी तरह 1972 में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जॉर्ज वालेस पर भी गोली चलाई गई, जिसमें वो बच तो गए लेकिन जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। एक ऐसे ही खुशकिस्मत राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप भी निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।